अब आर्द्र भूमि में अगला जो टॉपिक है वो है WCMR 2017। मुजालदा जी पीपीटी लगाइए। पीपीटी 15 शुरू कीजिए मुजालदा जी। 15 ये एक है। मुजालदा जी सुन पा रहे हैं? मुजालदा जी इसको ये पीपीटी एक है, ये अपन पढ़ चुके हैं। अब पीपीटी 15 लगाइए आप सीधा। चलिए जब तक पीपीटी 15 मुजालदा जी लगाते हैं हम उसके बारे में समझते हैं। जो WC15 आ गई है ना? नहीं, ये एक है पीपीटी। ये मैंने पूरा भेज दिया था आपको अभी तक जितने भी लेक्चर हुए थे, लेक्चर 2 के। तो इसको 15 पीपीटी नंबर 15 ले जाइए। ये एक है पीपीटी एक, इसी के नीचे होगी पीपीटी 15। ये सर 15 ही तो है ऊपर। अब नहीं सर, ये एक है, इसके नीचे नीचे जाइए आपको 15 मिलेगी। पीपीटी एक है सर ये। इसको आगे बढ़ाइए। हाँ बढ़ाइए आगे। हाँ ये 2 आ गई है, बढ़ाते जाइए। ये 20 आ गई, इसके पहले ये 18 है। ये और कीजिए, और हाँ बस ये आ गई। धन्यवाद। आज हमें पढ़ना है वो है WCMR 2017। इसका अर्थ है वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017। ये क्या होता है पहले हम इस पर समझें और किस पर लागू होगा। पहले किस पर लागू होगा? ये होगा अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों पर ये नियम। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले जो नियम चलता था वो चलता था WCMR 2010। 2010 को रिप्लेस कर दिया गया है 2017 से। आज जो नियम चल रहा है आर्द्र भूमि के लिए वो है WCMR 2017। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017 किस पर लागू है? तो आप बताइएगा अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों पर यह नियम लागू है। अब इसके जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं क्या क्या हैं? पहला है कि ये 2010 के नियम से रिप्लेस किया गया है, जिसकी अपनी चर्चा हो गई है। दूसरा है प्रबंधन की जिम्मेदारी। यहाँ जो प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है वो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज को दी गई है। अर्थात अब केंद्र सरकार इसका प्रबंधन नहीं करेगी, अब राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश इसका प्रबंधन करेंगे। और तीसरा इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि 1 वर्ष के भीतर आपको डिजिटल डाटा तैयार करना होगा। अर्थात किसको करना होगा? ये जो डिजिटल डाटा है वो राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को इसका डिजिटल डाटा तैयार करना होगा। चौथा इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है CWRA, अर्थात सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी को अब हटा दिया गया है। अब CWRA के स्थान पर NWC, नेशनल वेटलैंड कमेटी का गठन किया गया है। और इसकी जो प्रकृति है
इसकी जो प्रकृति सलाहकारी प्रकृति होती है। अभी मैंने जो आपको समझाया उसको मैं फिर से संक्षिप्त में आपको बता दूं कि एक वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल, इसको शॉर्टकट में अपन बोलेंगे WCMR 2017 को लाया गया है और यह 2010 WCMR 2010 को रिप्लेस किया गया है। और किन पर लागू होगा? अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों पर लागू होगा। प्रबंधन की जो जिम्मेदारी है अब किन की होगी? प्रबंधन की जो जिम्मेदारी अब होगी उसमें स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज को दी गई है, अर्थात केंद्र सरकार अब इसका प्रबंधन नहीं करेगी। ये मैं बार बार इस पर जोर देके बोल रहा हूँ। कार्य क्या सौंपा गया है कि 1 वर्ष के भीतर डिजिटल डाटा तैयार करना होगा। और दूसरा इसको जो कार्य सौंपा गया है, दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि CWRA नाम है, सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, को हटा दिया गया है और उसके स्थान पर नेशनल वेटलैंड कमेटी का गठन किया गया है और इसकी जो प्रकृति है वो सलाहकारी प्रकृति है। ठीक है, अब मुजालदा जी स्लाइड को थोड़ा ऊपर कीजिए। और ऊपर, और थोड़ा सा और, बस। देखिए अब हम पढ़ते हैं कि जो CWRA सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी को जो हटाया गया है उसके स्थान पर अब जो NWC काम करेगा उसका काम क्या होगा। मैंने यहाँ 2 पॉइंट लिखे, मैं पढ़ देता हूँ। कुछ आर्द्र भूमि ऐसी भी है जो 2 राज्यों की बॉर्डर पर स्थित है, उन पर भी यह सलाह देगी। और दूसरी बात लिखी है कि वाइज यूज विवेकपूर्ण प्रयोग के सिद्धांत पर आधारित एकीकृत प्रबंधन की सलाह देना। ठीक है, ये फैक्ट वाली बात है, ये आप लोग कर लीजिएगा। इसमें बस क्वेश्चन ये पूछा जाएगा WCMR लागू होता है, आप बता देंगे अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि पर। आपसे पूछा जाएगा जो WCMR 2017 ने रिप्लेस किसको किया, आप आंसर देंगे WCMR 2010 को। आपसे पूछा जाएगा अब अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि जो भारत में है उनके प्रबंधन की जिम्मेदारी किसको दी गई है, आप बताइएगा स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश को दी गई है। आपसे पूछा जाएगा CWRA को हटाकर नई संस्था कौन सी आई है, आप बता दीजिएगा NWC आई। चलिए मुजालदा जी अगली स्लाइड लगाइए। 16 नंबर स्लाइड लगाइए मुजालदा, इसी के जस्ट आगे है। हाँ लगाइए, बस, थैंक यू। कुछ इम्पोर्टेंट इसमें बातें हैं WCMR में जो हो सकता है परीक्षा में पूछा जाए, तो मैंने लिख दिया है कि सॉलिड वेस्ट डंपिंग को बंद किया जाए। मतलब इसका एक सबसे बड़ा काम है कि ठोस जो अवशिष्ट है आर्द्र भूमि में डंप करने से रोका जाए, इस पर हमें सोचना है। दूसरा, अतिक्रमण को रोकना, इसको भी सोचना है। और प्रबंधन का वाइस यूज के आधार तैयार करना, इस पर भी सोचना है। जो WCMR 2017 है उसके बारे में कहा गया है कि अब मैन मेड वाटर बॉडीज को आर्द्र भूमि की परिभाषा से बाहर कर दिया गया है, अर्थात जो मानव निर्मित स्थान है जो 7 दिनों तक पानी से घिरे रहते हैं उनको, मानव निर्मित जो आर्द्र भूमि उनको 2017 की परिभाषा से अब हटा दिया गया। दूसरा है चावल के खेत, चावल के जो खेत हैं वो भी आर्द्र भूमि की परिभाषा से बाहर कर दिया है। और तीसरा है एक्वा कल्चर की गतिविधियां भी अब आर्द्र भूमि के अंतर्गत नहीं आती। यहाँ लिखने का उद्देश्य
ये था कि अगर आपसे पूछा जाए जो मानव निर्मित जो आर्द्र भूमियां जो 2017 के पहले तक थी, उनको अब हटा दिया गया है आर्द्र भूमि की परिभाषा से। अब आर्द्र भूमि की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएंगी। चावल के खेत जो 2017 के पहले तक आर्द्र भूमि के रूप में चिन्हित थे, उनको हटा दिया गया है। एक्वा कल्चर की गतिविधियां को भी हटा दिया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई ये तो फिर आर्द्र भूमियां बहुत ज्यादा हो जाएंगी भारत में। निश्चित रूप से भारत में बहुत ज्यादा आर्द्र भूमि है, परंतु यहाँ जो चर्चा हो रही है ऐसी आर्द्र भूमियां जो अंतरराष्ट्रीय महत्व। चलिए मुजालदा जी अगली स्लाइड लगाइए। और ऊपर कीजिए, थोड़ा ऊपर कीजिए मुजालदा जी, बस, थैंक यू। अब देखिए, अब हम समझते हैं कि भारत में अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां कितनी हैं। मैं आपको पहले भी बताया, आज भी बता रहा हूं कि भारत में जो इंटरनेशनल वेटलैंड है उनकी कुल संख्या 37 है। कुल 37 आर्द्र भूमियां हैं। और कहाँ कहाँ भारत में आर्द्र भूमियां हैं, तो पूरे भारत में जहां जहां आर्द्र भूमियां हैं हमने उनको वर्गीकरण करने का प्रयास किया। पहले मैंने ये कोशिश की थी कि मैं एक मोटा मोटा वर्गीकरण कर दूं और वर्गीकरण के पश्चात आपको एक होमवर्क दूं कि आप ढूंढें कि जैसे कि ढूंढें कि आर्द्र भूमि कहाँ पर स्थित। अभी मई 2020 के पहले तक भारत मई 2020 के पहले भारत में मात्र 27 आर्द्र भूमि थी। 10 आर्द्र भूमि आज से 2 महीने पहले जोड़ी गई है। जो 10 आर्द्र भूमि जोड़ी गई हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं आपको ये आश्वस्त कराना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति 2020 का यूपीएससी का एग्जाम देगा, अगर उन 10 आर्द्र भूमि के नाम आपने याद कर लिए तो वहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन आप बिल्कुल सही करेंगे। चलिए अब हम आते हैं कि आर्द्र भूमियों का वर्गीकरण। सबसे पहला जो वर्गीकरण है वो उत्तरी तथा पूर्वी भारत की आर्द्र भूमियां हैं। दूसरा, उत्तरी तथा पूर्वी भारत की आर्द्र भूमियों में मैंने जम्मू कश्मीर को लिया है, लद्दाख क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र, असम का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, मणिपुर का क्षेत्र, त्रिपुरा का क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, उड़ीसा का क्षेत्र और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र आता है। दूसरा है मध्य एवं पश्चिमी भारत की आर्द्र भूमि। इसमें हमने महाराष्ट्र को लिया है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश को लिया है कि मध्य प्रदेश में कितनी आर्द्र भूमि है जो अंतरराष्ट्रीय महत्व की है। तीसरा राजस्थान को लिया है, चौथा गुजरात को लिया है। अगला हमने वर्गीकरण किया है दक्षिण भारत की आर्द्र भूमि। इसमें हमने आंध्र प्रदेश को लिया है, हमने केरल को लिया है, हमने तमिलनाडु को लिया है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी आर्द्र भूमि किस किस राज्य में है। मुजालदा जी अगली स्लाइड लगाएं, 18 नंबर की। थैंक यू। सबसे पहले जो हमने वर्गीकरण किया है, तो पहला जो वर्गीकरण किया है उत्तरी तथा पूर्वी भारत की आर्द्र भूमि। जो पहली स्लाइड में मैंने बताया था कौन कौन से राज्य लिए हैं, तो पहला राज्य हमने जम्मू कश्मीर लिया है। देखिए, आपको ये सारी आर्द्र भूमि याद नहीं करना, आपको 2-4 बार सिर्फ पढ़ना है, अपने आप दिमाग में रहेंगी। मैं नाम बोलता जा रहा हूँ, आपकी स्लाइड में दिख रहा है, साथ में इंग्लिश में भी लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ। जम्मू कश्मीर में जैसे 3 आर्द्र भूमियां हैं। पहली आर्द्र भूमि है होकेरा वेटलैंड, दूसरी आर्द्र भूमि है सुरेंसर मानसर झील,
तीसरी है वुलर झील। अब देखिए, जम्मू कश्मीर के बाद हम लद्दाख पे आए हैं। पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही राज्य हुआ करते थे, अब बंटवारा हो गया है। तो यहाँ पर लद्दाख की आर्द्रभूमि आपको बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि आपसे पूछा जा सकता है कि लद्दाख में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कौन सी आर्द्रभूमि है, तो वो है, उसका नाम है सो मोररी झील। आप इसको महत्वपूर्ण समझिएगा क्योंकि ये आ सकती है, क्योंकि अभी अभी लद्दाख को अलग किया गया है जम्मू कश्मीर से। चलिए, अब हिमाचल प्रदेश की आर्द्रभूमि का नाम जानते हैं। तो पहला नाम है चंद्रताल वेटलैंड, दूसरा है पोंग डैम झील और तीसरा है रेणुका वेटलैंड। अब आगे बढ़ते हैं। असम। असम में जो आर्द्रभूमि है दीपोर झील। फिर पंजाब को समझते हैं, पंजाब में कितनी आर्द्रभूमियां हैं। पंजाब में पहली जो आर्द्रभूमि है केशोपुर मियानी, ये 2020 में घोषित हुई है, मतलब मई 2020 में। दूसरा है ब्यास संरक्षण रिजर्व, ये भी 2020 में घोषित है। तीसरी आर्द्रभूमि है नागल वेटलैंड, ये भी 2020 में घोषित की गई है। मैंने आर्द्रभूमि के साइट से ये भी लिखा है कि ये तीनों 2020 में घोषित है। चौथी आर्द्रभूमि है हरिके झील। पांचवी है कांजली झील। ऊपर कीजिए मुजाल्ला जी स्लाइड को, पूरा कर दीजिए ऊपर लास्ट तक, बस, थैंक यू। फिर पंजाब में जो छठी आर्द्रभूमि है वो है रोपण झील। अब हम मणिपुर पे आते हैं। मणिपुर में एक झील है, उस आर्द्रभूमि है, उसको कहते हैं लोकटक झील। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है लोकटक झील। ये इम्पोर्टेंट अपने फंगस के कारण है, इसको भी आप याद रखिएगा। अरे त्रिपुरा, त्रिपुरा में है रुद्र सागर झील। अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी तक मई 2020 के पहले तक मात्र एक आर्द्रभूमि हुआ करती थी अंतरराष्ट्रीय महत्व की। अब वहां पर 7 आर्द्रभूमि हो गई है, मतलब 6 आर्द्रभूमि मई 2020 में जोड़ी गई है। और जो भी मई 2020 में जोड़ी गई है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही 4 अक्टूबर 2020 के एग्जाम में। चलिए मैं नाम पढ़ता हूं उत्तर प्रदेश की आर्द्रभूमियों के। पहली आर्द्रभूमि है ऊपरी गंगा नदी। दूसरी आर्द्रभूमि है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। तीसरी आर्द्रभूमि है पार्वती आगरा पक्षी अभ्यारण्य। चौथी आर्द्रभूमि है समन पक्षी अभ्यारण्य। पांचवी है रामसपुर पक्षी अभ्यारण्य और छठी है सांडी पक्षी अभ्यारण्य और सातवां है सरसई नावर झील। चलिए अगली स्लाइड लगाइए मुजाल्ला जी, थैंक यू। अब है उड़ीसा। उड़ीसा में 2 आर्द्रभूमियां हैं। दोनों आर्द्रभूमियां काफी महत्वपूर्ण हैं। पहली है भितरकनिका मैंग्रोव। ये कई बार यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। दूसरी आर्द्रभूमि है चिल्का झील। अभी चिल्का झील क्यों महत्वपूर्ण है, अभी हमने चर्चा की थी, कुछ रिवाइज किया था हमने कि मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में जो शामिल होने के कारण इसकी चर्चा हुई थी, ये भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब आता है पश्चिम बंगाल की आर्द्रभूमि। पश्चिम बंगाल में भी 2 आर्द्रभूमियां हैं, पूर्वी कलकत्ता वेटलैंड और दूसरा है सुंदरवन। देखिए, सुंदरवन जो वेटलैंड है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर से क्वेश्चन अक्सर आता है। अब आता है मध्य एवं पश्चिम भारत की आर्द्रभूमि। इसमें हमने 4 राज्यों को शामिल किया है। पहला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो आर्द्रभूमि नई बनी है अंतरराष्ट्रीय महत्व की
वो है नंदूर महामेश्वर, ये 2020 में घोषित हुई है। मध्य प्रदेश, जहां हम रहते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में इंटरनेशनल वेटलैंड कौन सी है, तो वो है भोज वेटलैंड, ये भोपाल में है। अगला है राजस्थान। राजस्थान में दो वेटलैंड हैं, एक है सावर झील और दूसरा केवला देव घाना नेशनल पार्क। अभी हमने केवला देव घाना नेशनल पार्क की चर्चा की थी। चर्चा मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल होने के कारण की थी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। गुजरात में एक अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि है, वो है नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। चलिए मुजालदा जी, स्लाइड को थोड़ा ऊपर कीजिए, दक्षिण भारत की आर्द्र भूमियों को समझें। थैंक यू। दक्षिण भारत की आर्द्र भूमि, सबसे पहले आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक आर्द्र भूमि है, उसका नाम है कोल्लेरू झील। केरल, केरल में पहली जो आर्द्र भूमि है वो अष्टमुदी वेटलैंड है। दूसरी है सस्थम कोट्टा झील। तीसरी है वेम्बनाड कोल वेटलैंड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। वेम्बनाड कोल वेटलैंड महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि यह भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। इसको आप याद रखिए, वेम्बनाड झील को सबसे बड़ी आर्द्र भूमि होने के कारण। अब आते हैं हम तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक आर्द्र भूमि है, वो है पॉइंट कैलीमेरे। पॉइंट कैलीमेरे एक आर्द्र भूमि तमिलनाडु में। मैंने आपको 37 आर्द्र भूमियों के नाम बताए, तो कृपया आप इनको याद करने रटिएगा मत, आप सिर्फ इनको 2-3 बार पढ़िएगा और इन पर से जो इम्पोर्टेंट है, जैसे लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में, उसको याद रखिएगा। और जैसे कि अभी 10 नई आर्द्र भूमि जुड़ी हैं, उनके नाम याद रखिएगा। जैसे केरल में वेम्बनाड है, उसको याद रखिएगा। और जैसे सुंदरबन है पश्चिम बंगाल में, उसको याद रखिए। इस तरह से 37 आर्द्र भूमियां हैं। अब जो यूपीएससी में क्वेश्चन आएगा, उसको भी मैंने अगली स्लाइड में लिया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक क्वेश्चन इससे आएगा। मुजालदा जी पीपीटी अगली लगाइए, 20। थैंक यू। देखिए, मैंने थोड़ा सा शॉर्ट किया है जो अब आपको याद रखना है, और इस स्लाइड को आप पूरा याद रखिएगा और आप एक क्वेश्चन बिल्कुल ले जाइएगा। देखिए, यूपीएससी में कभी क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, परंतु यूपीएससी अपना सेक्शन रिपीट करती है, मतलब वो अपने जो प्रिय क्षेत्र हैं यूपीएससी के, वहां से रिपीट होता है। और चूंकि ये मई 2020 में जोड़ी गई हैं 10 आर्द्र भूमि, तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर आपने इनके सिर्फ नाम भर जान लिए, आप निश्चित रूप से एक क्वेश्चन 4 अक्टूबर के पेपर में आएगा। चलिए हम पढ़ते हैं। देखिए, मैंने एक गोले में 3 राज्य के नाम लिखे हैं। एक लिखा है पंजाब प्लस उत्तर प्रदेश प्लस महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, देखिए पंजाब के नीचे मैंने 3 लिखा है, यूपी के नीचे 6 लिखा है, महाराष्ट्र के नीचे 1 लिखा है। इसका अर्थ ये है कि मई 2020 में पंजाब में 3 आर्द्र भूमियां नहीं जोड़ी गई, उत्तर प्रदेश में 6 आर्द्र भूमियां जोड़ी गई और महाराष्ट्र में 1 आर्द्र भूमि। पंजाब में वो 3 आर्द्र भूमि कौन सी हैं, हम उसको पढ़ लेते हैं। पहला नाम है केशोपुर मियानी। दूसरा है ब्यास संरक्षण रिजर्व। तीसरा है नागल वेटलैंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप कृपया इनको बार बार पढ़िए। इन 10 आर्द्र भूमियों को तो आप रट लीजिए। मुजाल्ला जी थोड़ा ऊपर लाइए स्लाइड। उत्तर प्रदेश की जो 6 आर्द्र भूमियां हैं, हम उनको जानते हैं। पहला है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। दूसरा है पार्वती आगरा पक्षी अभ्यारण्य। तीसरा है समन पक्षी अभ्यारण्य। चौथा है शमशापुर पक्षी अभ्यारण्य। पांचवा है सांडी पक्षी अभ्यारण्य।
और छठा है सरसई नवार झील। अब महाराष्ट्र की एक आर्द्र भूमि जो मई 2020 में जोड़ी गई है, उसका नाम है नंदूर महामेश्वर। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो 10 आर्द्र भूमि है, आप इनको अच्छे से पढ़ लें, इसमें से क्वेश्चन आएगा। और ये भी ध्यान रखें कि पंजाब में कितनी आर्द्र भूमि जोड़ी गई, उत्तर प्रदेश में कितनी, महाराष्ट्र में कितनी। हो सकता है यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन बना दे कि भाई जो मई 2020 में जो आर्द्र भूमि जोड़ी गई है, उसमें से पंजाब में संख्या है, बता दे 6, 1, 3, 2, ऐसा भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। आप हर प्रकार से तैयार रहिएगा क्वेश्चन के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड लगाएं मुजाल्ला जी। इक्कीस नंबर स्लाइड। चलो जब तक स्लाइड लगती है तब तक ये जो अभी तक हमने आज लेक्चर जो 2 था उसको कंप्लीट कर लिया है, लेक्चर 2 को। और लेक्चर 2 को हमने जो 3 पार्टों में कंप्लीट किया है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। इसी प्रकार मैंने लेक्चर 1 को भी 3 भागों में विभाजित किया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। आज जो हम लेक्चर जो हम पढ़ रहे हैं, वो हम पढ़ रहे हैं लेक्चर 2। और मैं अब लेक्चर 2 में से जो मैंने पढ़ाया है आपको अभी तक, लेक्चर 2 अगर किसी विद्यार्थी ने नहीं पढ़ा हो तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, पिछले 2 लेक्चर, तीसरा जो आज चल ही रहा है। तो जो पुराने 2 लेक्चर हैं उनको रिवाइज कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ये देखेंगे कि जो मैंने अभी तक पढ़ाया है लेक्चर 2 में, तीनों पार्ट में, उसमें से यूपीएससी ने कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और मेरी स्ट्रेटजी भी यही है कि पहले उस लेक्चर को पढ़ा दिया जाए, उसके बाद उस लेक्चर्स में से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का डिस्कस किया जाए, और मैं यह बताऊं कि इस क्वेश्चन को मैंने कहां पर पढ़ाया है। तो कृपया ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। प्रश्न 1, जो क्वेश्चन 1 है वो यूपीएससी की 2015 जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था। आप भी आपने जो यूपीएससी का 2015 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको उठा के देख लें। उसमें से इनमें से जो लेक्चर 2 में से क्वेश्चन पूछा गया, मैं पढ़ रहा हूं और उसके ऑप्शन भी बोलूंगा, और मैं ये भी बताऊंगा कि इसको मैंने कहां पढ़ाया है। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग इसका आंसर बता सके। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है। ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए, एक दूसरे से अन्योन क्रिया करने वाले जीवों, ऑर्गेनिज्म का एक समुदाय। ऑप्शन बी है, पृथ्वी का वह भाग जो सजीवों, लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा आवासित है। ऑप्शन सी है, जीवों, ऑर्गेनिज्म का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। ऑप्शन डी है, किसी भौगोलिक क्षेत्र की वनस्पति जात और प्राणी जात। एक मिनट मनन कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। हो सकता है कुछ लोग जो शुरू से जुड़े हैं, जिन्होंने दोनों पूर्व के दोनों टॉपिक के दोनों पार्ट देखे हैं, वो इसका आंसर दे पा रहे हों, और जिन्होंने नहीं देखे वो चिंता ना करें, वो भी आप बैक में जाके पार्ट ए, पार्ट बी यूट्यूब पे जाके देख ले, तब आपको इसका आंसर मिलेगा। अब मैं इसके आंसर के लिए
ले चलता हूं मुजालदा जी को, पीपीटी 3 लगाइए मुजालदा जी, पीपीटी थर्ड, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है शुरुआत में होगी। थैंक यू मुजालदा जी। देखिए, पारितंत्र इकोसिस्टम, यहाँ मैंने एक संकल्पना और लिखा है क्या है पारितंत्र की संकल्पना, या ऑब्लिक लिखा क्या है पारितंत्र। मैंने वहां स्पष्ट लिखा है कि पर्यावरण के जैविक, बायोटिक और अजैविक ये बायोटिक घटकों का समूह पारितंत्र या ऑब्लिक पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। अब हम यहाँ पढ़ते हैं जो क्वेश्चन में क्या बात है, आप यहीं पर रुकिए, ये इसी को लगी रन दीजिए। क्वेश्चन में पहला जो ऑप्शन है कि एक दूसरे से अन्योन क्रिया करने वाले जीव, ऑर्गेनिज्म का एक समुदाय, तो गलत हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे से अन्योन क्रिया तो करते हैं, सही बात है, परंतु वह क्रिया पर्यावरण में होती है, तो पहले जो ऑप्शन में पर्यावरण का जिक्र ही नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा जो ऑप्शन है, पृथ्वी का वह भाग जो सजीवों, लिविंग, आप एक काम कीजिए, ले आइए आप 21 पे ले आइए, पीपीटी 21 पे, तो अच्छे से समझ पाएंगे बच्चे इसको। हाँ, आ गया। देखिए, मैंने आपको बताया था पर्यावरण या पारितंत्र इकोसिस्टम की परिभाषा बताई थी कि पर्यावरण में पाए जाने वाले भौतिक और अजैविक घटकों का समूह पारितंत्र कहलाता है, पारितंत्र कहलाता है। अब देखिए, पहले ऑप्शन में दिया एक दूसरे से अन्योन क्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर्यावरण का जिक्र नहीं किया, अगर पर्यावरण का जिक्र कर देते तो ये सही हो जाता ऑप्शन, इसलिए ऑप्शन ये गलत है। अब ऑप्शन बी पे आते हैं, पृथ्वी का वह भाग जो सजीवों, लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा आवासित है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि जहां यहाँ जो बात हो रही है परितंत्र की, वो बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स की बात हो रही है, और ये जो शब्द, ये जो सजीव शब्द है, सिर्फ बायोटिक की बात कर रहा है, बायोटिक की बात कर रहा है। अब ऑप्शन सी पर आते हैं। ऑप्शन सी बोल रहा है जीवों, ऑर्गेनिज्म का समुदाय, और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा कि जीव जो है, जीवों का जो समुदाय है और जो पर्यावरण में रहता है, उसको पारितंत्र इकोसिस्टम बोलते हैं। और चौथा टॉपिक है, चौथा इसमें दिया है किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात, तो कोई वनस्पति जात और प्राणी जात की तो कोई बात ही नहीं है, इसलिए इसका आंसर सी। मैंने आपको बताया पीपीटी थर्ड में इसका आंसर भी है, मैंने वहां इसको पढ़ाया था। देखिए, यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछती है तो एक सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछती, ये नहीं पूछेगी यूपीएससी कभी भी कि पारितंत्र का अर्थ है जैविक अजैविक घटकों का पर्यावरण के संदर्भ में, ऐसा कभी ऑप्शन नहीं होगा, और हो भी सकता है, परंतु यूपीएससी जब भी पूछेगी तो दिमाग आपको चलाना होगा। मैंने आपको बताया पीपीटी थर्ड में ले गया, आप नोट कर लीजिए, नोट ये कर लीजिए कि जो प्रश्न 1 है, जो यूपीएससी 2015 की परीक्षा में पूछा गया था, वो पीपीटी थर्ड में है और उसका आंसर सी होगा। सी में फिर से बता देता हूँ, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें रहती है। ठीक है, ये यूपीएससी 2015 में पूछा गया था। हाँ, मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पर हम एमपीपीएससी के क्वेश्चंस इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि जो हमारा चैनल है वो यूपीएससी को बेस्ड है, परंतु इसका अर्थ कतई नहीं है कि हम
एमपीपीएससी का नहीं पढ़ा रहे। एमपीपीएससी में तो इजी सवाल आएंगे और बहुत इजी आएंगे और आप तुरंत कर लोगे। अब हम लेते हैं दूसरा क्वेश्चन जो इस टॉपिक से आया है। मुजाल्ला जी थोड़ा सा आगे बढ़ाइए स्लाइड को। धन्यवाद धन्यवाद। ये पूछा गया है यूपीएससी की 2013 में। अगर आपको विश्वास ना हो तो 2013 का आप क्वेश्चन पेपर खोलिए, आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने ये कहाँ पढ़ाया है, और आप अपने मन से दिमाग लगा के इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं प्लीज एक बार ये कोशिश करें। मैंने इसका कई बार जिक्र किया है और बहुत आसान क्वेश्चन है। अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन है, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक डीकंपोजर्स कहलाते हैं? पहला विषाणु वायरस, दूसरा कवक फंगी, तीसरा है जीवाणु बैक्टीरिया। अब उत्तर दिए हैं, सही उत्तर में ए, ऑप्शन ए में केवल एक, ऑप्शन बी में दिया है केवल 2 व 3, ऑप्शन सी में दिया गया है केवल 1 व 3, ऑप्शन डी में दिया गया है 1 2 3। बहुत सिंपल सवाल है और बार बार मैंने चर्चा की है। अब मैं आपको ले चलता हूं कि यहाँ हमने कहाँ डिस्कस किया था, उस क्षेत्र से ये सवाल पूछा गया है। चलिए मुजाल्दा जी पीपीटी 5 लगाइए, पीपीटी 5। शुरुआत में है पीपीटी 5, 5 5 6 है ये 5, बस थोड़ा सा और ऊपर कीजिए इसको और पूरा ऊपर नीचे तक कर दीजिए मुजाल्दा जी। ये आपके सामने, बस थैंक यू मुजाल्दा जी। मैं जब आपको पढ़ा रहा था कि पारितंत्र के जैविक बायोटिक कंपोनेंट्स, उसमें मैंने आपको बताया था 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला मैंने बताया था कि उत्पादक प्रोड्यूसर, जो हरी वनस्पतियां अपना भोजन बनाती हैं उनको उत्पादक बोलते हैं। फिर मैंने आपसे चर्चा की थी कंज्यूमर, उपभोक्ता। मैंने आपको बताया थे 3 होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। फिर तीसरा जो मैंने बताया था अपघटक के बारे में बात की थी, डीकंपोजर्स के बारे में बात की थी। और मैंने आपको स्पष्ट बताया था जो डीकंपोजर्स होते हैं वो बैक्टीरिया और फंगस होते हैं। ये विशेष प्रकार के एंजाइम का स्रावण करते हैं और कीटों को, जो जीव मर जाते हैं उनको खाते हैं। और कुछ ही दिनों बाद, जैसे मान लीजिए चूहा अगर अपन घर से मार के फेंक देते हैं तो वो डीकंपोज हो जाता है। तो वो डीकंपोज बैक्टीरिया करते हैं और फंगस करते हैं। और इस कार्यक्रम में वायरस का कोई योगदान नहीं होता। मैंने स्पष्ट और कई बार चर्चा हुई है कि वायरस इसमें कोई भूमिका नहीं निभाते। देखिए बिल्कुल मैंने स्पष्ट लिखा है, बैक्टीरिया तथा फंगस होते हैं। अब डीकंपोजर्स कौन होते हैं? बैक्टीरिया तथा फंगस होते हैं। फिर मैंने लिखा है कि एक विशेष एंजाइम स्राव करते हैं और नोट में मैंने लिखा है कि वायरस की इसमें कोई भूमिका नहीं होती। अब आप क्वेश्चन पे आइए मुजाल्दा जी, क्वेश्चन पे आइए, स्लाइड 21 लगाइए। धन्यवाद मुजाल्दा जी, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए स्लाइड को, बस थैंक यू बस। देखिए अब हम इसको पढ़ें फिर से। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव डीकंपोजर अपघटक कहलाते हैं? अब तो बहुत आसान हो गया भाई, विषाणु जो दिया है वो तो भूमिका में भाग नहीं लेता वायरस, कवक और जीवाणु भाग लेते हैं। इसलिए आंसर हो जाएगा इसका बी, केवल 2 व 3। इसका आंसर होगा 2 या 3। विषाणु जो वायरस तो कोरोना वायरस है जो अभी भूमिका में भाग ले रहा है, इसलिए इसका आंसर है
कवक और जीवाणु, बैक्टीरिया एंड फंगस। ध्यान रखिए, आज डिकम्पोजर्स पे पूछा गया है, कल कंज्यूमर पे पूछा जा सकता है, इसलिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। और मैं तो आपको स्पष्ट रूप से ये भी दिखा रहा हूं कि कहाँ से क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, और ये प्रक्रिया हर उसमें चलेगी। अब जैसे मैं लेक्चर 3 अगले संडे से शुरू करूंगा, तो वो भी 3 भागों में होगा, ए बी सी में। और जब सी भाग होगा तो उसमें जो कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं इस लेक्चर से, वो भी हमें पूरा डिस्कस करेंगे। चलिए अब प्रश्न 3 लेते हैं। थोड़ा सा और ऊपर कीजिए मुजालदा जी। चलिए ठीक है, यह यूपीएससी की 2012 की परीक्षा में पूछा गया है। 2012 जो यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें पूछा गया है, वो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। भारत की आर्द्र भूमियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक है। मतलब ये कह रहा है कि भारत में जितने भी राज्य हैं उसमें सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि का जो क्षेत्रफल है गुजरात में है। दूसरा, भारत में तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है। अब देखिए, थोड़ा सा मतलब भाषा को जटिल बना दिया। इंग्लिश में यदि इसका वर्जन पढ़ेंगे तो बड़ा सरल हो जाएगा कि इनलैंड वेटलैंड और आउटलैंड वेटलैंड या कोस्टल वेटलैंड आ जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसकी चर्चा कहाँ हुई है, कोई व्यक्ति इसका आंसर देना चाहे तो मुझे, एक सज्जन का आंसर इसके पहले वाला स्क्रीन पर दिख रहा था, अगर कोई देना चाहे तो 20 सेकंड हैं, आप दे सकते हैं आंसर कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर ए में है केवल 1, बी में है केवल 2, सी में है 1 और 2, और डी में है ना तो 1 ना ही 2। एक सज्जन ने आंसर दिया है। चलिए अब देखते हैं उन सज्जन का आंसर ठीक है या नहीं। हाँ, हम इसको देखिए, आपने प्रयास किया, बहुत अच्छी बात है, और ऐसा प्रयास करना चाहिए। और जो लोग ये प्रयास कर रहे हैं, देखिए अभी हेमंत जी कोई हैं, उन्होंने आंसर भी दिया है। चलिए हम देखते हैं आपका सही है कि किसी और का सही है, देखते हैं। अब मैं मुजाल्ला जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पीपीटी 11 की ओर ले जाएं। पीपीटी 11, ये 12 है, इसके जस्ट पहले वाली ये। हाँ, थोड़ा सा मुजाल्ला जी ऊपर की ओर ले जाएंगे, थोड़ा सा ला और ऊपर करें पीपीटी को, और ऊपर करें, लास्ट तक कर दें पीपीटी को, लास्ट तक की चीज शो हो। बस बस बस, आ गया। देखिए, हाँ देखिए, मैंने लिखा था आर्द्र भूमि के प्रकार, उसमें मैंने किया है कि आर्द्र भूमि एक कृत्रिम होती है, एक प्राकृतिक होती है। फिर मैंने लिखा है कि जो मेन चीज, एक इनलैंड आर्द्र भूमि और कोस्टल आर्द्र भूमि। मतलब जो आंतरिक आर्द्र भूमियां हैं वो है भारत में, उसका क्षेत्रफल भारत में 70% है, और तटीय आर्द्र भूमि का क्षेत्रफल भारत में 30% है। अब देखिए, जो, और हाँ, और मैंने नोट करके लिखा है, सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला राज्य गुजरात है, और सबसे कम आर्द्र भूमि वाला राज्य मिजोरम है। आज यूपीएससी ने ये पूछा है कि सबसे अधिक आर्द्र भूमि किस राज्य में, कल पूछ ले, भारत में सबसे कम आर्द्र भूमि वाला राज्य है तो मिजोरम हो जाएगा। अब अपन चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर मुजाल्दा जी, ये अपन ने पढ़ लिया, इसी में आंसर छुपा है। पहला जो कथन है, क्वेश्चन लगा दीजिए, पीपीटी 21 लगाइए मुजाल्दा। हाँ,
अब क्वेश्चन आ रहा है कि आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक है। सही बात है। भारत में क्षेत्रफल में अगर कोई आर्द्र भूमि वाला राज्य है सबसे अधिक, तो वो गुजरात है, और सबसे कम है मिजोरम है। आज क्वेश्चन ये आया है, कल आ जाएगा कि सबसे कम आर्द्र भूमि किस राज्य में है, तो मिजोरम हो जाएगा। तो पहला तो आंसर सही है, पहला वन कथन सही है कि आर्द्र भूमि गुजरात है। अब देखिए दूसरा पढ़ें। भारत में तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है। तो भाई जो तटीय आर्द्र भूमि है, कोस्टल वेटलैंड है, वो भारत में 30% क्षेत्रफल पर है, और इनलैंड वेटलैंड है वो 70% क्षेत्रफल पे है। इसका अर्थ है कि दूसरा जो कथन है वो गलत है, दूसरा कथन गलत है, पहला कथन सत्य है। तो आंसर हो जाएगा केवल एक। ठीक है, ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, और मैंने ये भी बताया ये कहां से लिया गया है। अब अगला जो क्वेश्चन है, अगली पीपीटी लगाइए, पीपीटी 22। बहुत बढ़िया। देखिए जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ, जो क्षेत्र में पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और यूपीएससी में भर भर के क्वेश्चन इन क्षेत्रों से आते हैं। बस शर्त इतनी सी है, आपको काम बस इतना सा करना है कि जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ, यदि बाई चांस लाइव आप नहीं सुन पाए हैं, तो यूट्यूब पे डले हुए हैं, तेजस्वी फाउंडेशन पे आप जाएंगे, सर्च करेंगे तो मेरा लेक्चर मिल जाएगा। वहां आप सिर्फ सुन भर लें मेरा लेक्चर, सिर्फ सुनना भर है, और उसमें मनन करना है। इसके बाद आप स्वयं आंसर देंगे जो यूपीएससी में पूछे गए। चलिए हम लेते हैं अगला क्वेश्चन से। वेटलैंड इंटरनेशनल नामक संरक्षण संगठन के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है आप समझिए। अब इन्होंने कह दिया नामक संरक्षण, वेटलैंड इंटरनेशनल, मैंने आपको बताया था एक क्या है, इंटरनेशनल एनजीओ है। ठीक है, तो उसके बारे में दो कथन दिए गए हैं। पहले कथन को पढ़ते हैं। पहला कथन है, यह रामसर अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा बनाया गया एक अंतः सरकारी संगठन। दूसरा कथन है, यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए तथा व्यवहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है। ये आप समझ रहे होंगे, जब मैंने वेटलैंड इंटरनेशनल की बात की थी तो मैंने आपको बताया था एक इंटरनेशनल एनजीओ है। यह काम क्या करता है, यह काम ये करता है कि जो वेटलैंड्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को समझता है, उन प्रॉब्लम्स को कैसे दूर किया जाए उसको समझता है, उनका संरक्षण के उपाय करता है, और कोशिश करता है कि यह प्रॉब्लम्स दूर हो जाए, और उनकी नीतियां बनाता है। बहुत अच्छा लग रहा है, कोई एक सज्जन है जो आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। भले ही क्वेश्चन सही हो या ना हो, हमने जो चिंतन मनन किया है कम से कम हम उस आधार पर आंसर दें। तो चलिए इसका आंसर कहाँ मिलेगा, मैं मुजालदा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पीपीटी 14 को लगाया जाए। पीपीटी 14, बस बस यही है पीपीटी 14। देखिए मैंने यहाँ पे वेटलैंड इंटरनेशनल की चर्चा की, मैंने सिर्फ 3-4 चीजें लिखी हैं, और वही 3-4 चीजें महत्वपूर्ण हैं। यूपीएससी में आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अपना दिमाग लगाइए। आपने पढ़ा हुआ सब होता है, पर आप रिवाइज नहीं करते तो दिमाग नहीं लग पाता। देखिए सबसे पहले जो वेटलैंड इंटरनेशनल है, मैंने लिखा है कि इंटरनेशनल एनजीओ है। एनजीओ है मतलब यह एक गैर सरकारी संगठन है। तो इसका जो पहला, अब एक चीज, और दूसरा मैंने लिखा है वेटलैंड्स की प्रॉब्लम दूर करता है। मतलब मैंने दो शब्द लिख दिए, वेटलैंड प्रॉब्लम्स, मतलब वेटलैंड में क्या समस्याएं हैं,
उनके क्या समाधान हो सकते हैं, उनके लिए क्या नीतियां हो सकती हैं, उनके संरक्षण के उपाय क्या हो सकते हैं, ये सब इसमें समाहित हो जाते हैं। फिर लिखा है मैंने लोकल इंटरनेशनल लेवल, मतलब ये लोकल स्तर पर भी काम करता है, क्षेत्र स्टेट लेवल पर भी काम करता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी काम करता है। तीसरा मैंने लिखा है फंडिंग। फंडिंग केंद्र सरकार, मतलब फंडिंग जो होती है प्राइवेट व्यक्ति भी देते हैं, गवर्नमेंट के लोग भी देते हैं, कोऑपरेटिव घराने के लोग भी। अब चलिए मुजालदा जी, अपन क्वेश्चंस पे आते हैं, पीपीटी 22 पे इसका जवाब ढूंढते हैं। पीपीटी 22 लगाइए मुजालदा, 22 जहां अपन क्वेश्चन, बढ़िया। यह जो सवाल है वो यूपीएससी की 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए इसका जो पहला कथन है, जो पहला क्या कह रहा है इसको समझते हैं। ये कह रहा है यह रामसर अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा बनाया गया एक अंतः सरकारी संगठन। अब इस भाषा को समझिए, ये भाषा ये कह रही है कि रामसर अभिसमय से जोड़ रहे हैं, जबकि रामसर अभिसमय वेटलैंड के लिए एक सरकारी संगठन है और वेटलैंड इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन है। तो ये कथन तो गलत हो जाता है, इसलिए ये कथन गलत हो गया। दूसरा अब ये बोल रहा है कि यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए तथा व्यवहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर, देखिए क्षेत्र स्तर पर बात आ रही है, लोकल लेवल पर कार्य करता है। तो यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि वेटलैंड इंटरनेशनल क्षेत्र स्तर पर भी काम करता है, प्रांत स्तर पर भी काम करता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी काम करता है। और काम क्या करता है? काम ये करता है कि जो आर्द्र भूमियों की प्रॉब्लम्स हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं, उनके लिए क्या नीतियां बनाई जा सकती हैं, और जो हमें अनुभव है, व्यवहारिक अनुभव को हम इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें, उसका भी काम करता है। तो इसका आंसर केवल 2 होगा। चलिए मुजालदा जी, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा आगे कीजिए स्लाइड, क्वेश्चन 5, थोड़ा आगे कीजिए स्लाइड्स। ओके, प्रश्न 5, यह भी यूपीएससी की 2014 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, देखिए यदि कोई जवाब, मतलब इसका आंसर दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, देना चाहिए मेरे ख्याल से, भले ही गलत हो कोशिश करना चाहिए। और मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, ये तो लास्ट लेक्चर था, मतलब 2 का लास्ट, मतलब अपने ये कहें कि पार्ट सी था। तो पार्ट ए और बी भी आप देख लीजिए और फिर आप इनको सवालों को करिएगा, तो आप बिल्कुल कंफर्ट जोन में होंगे, आप कर सकेंगे। 2014 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन है, यदि अंतरराष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए तो इससे क्या अभिप्राय है? मैंने मॉन्टेक्स रिकॉर्ड का जब जिक्र किया था तो मैंने जिक्र ये किया था कि यह आर्द्र भूमियों का आईसीयू है, मतलब आर्द्र भूमियों का अस्पताल है, मतलब आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट है। जब मानव आर्द्र भूमियों में हस्तक्षेप करता है, जब मानवीय हस्तक्षेप के कारण यह समस्या बढ़ जाती है, तो उन आर्द्र भूमियों को हम अस्पताल में ले जाते हैं और उनका ट्रीटमेंट करते हैं। मैंने उदाहरण दिए थे कि भारत में 3 आर्द्र भूमियां थी, चिल्का झील, केवलादेव नेशनल पार्क और लोकटक झील। तो जिसमें से चिल्का झील का ट्रीटमेंट हो गया है, अब वह मॉन्टेक्स रिकॉर्ड से बाहर है। चलिए अब हम इसके ऑप्शन पर आते हैं। ऑप्शन ए है, मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि के पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन हो गया है, या हो रहा है, या होना संभावित है। दूसरा ऑप्शन है, जिस देश में आर्द्र भूमि है
उसे आर्द्र भूमि के कोर्स से 5 किलोमीटर के दायरे में मानव क्रियाकलापों को निषिद्ध करने के लिए विधि अधिनियमित करनी चाहिए। ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, 5 किलोमीटर का दायरा मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में है नहीं, इसलिए ऑप्शन बी तो गलत हो गया। हम ऑप्शन सी को पढ़ते हैं। आर्द्र भूमियों का बचा रहना इसके आसपास रहने वाले कतिपय समुदायों की सांस्कृतिक प्रथाओं तथा परंपराओं पर निर्भर है और इसलिए उसके अंदर की सांस्कृतिक विविधता को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। हमने जब आर्द्र भूमि को पढ़ा था तो हमने कहीं भी यह नहीं पढ़ा जो कतिपय समुदाय है, कतिपय समुदाय से अर्थ है वहां रहने वाली विशेष जनजाति यदि है तो उनकी जो परंपराएं जो हैं वो निर्भर करती है कि आर्द्र भूमि खराब है कि मतलब आर्द्र भूमि को आईसीयू में भर्ती करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है सी। तीसरा है डी ऑप्शन है, इसे विश्व विरासत स्थल की स्थिति प्रदान की गई है। ये तो कहीं तक जिक्र ही नहीं है आर्द्र भूमियों में कि विश्व विरासत स्थल की स्थिति प्रदान की गई है। अब जब बी गलत हो जाता है, सी गलत हो जाता है, डी गलत हो जाता है, तो बचा क्या? बचा ये में क्या है? मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि की पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन हो गया। पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन ये हो गया है कि वो आर्द्र भूमि प्रदूषित हो गई है, अब या हो रही है या होने की संभावना है, इसलिए को हमें अस्पताल में भर्ती करना है। और अस्पताल में भर्ती कहाँ होगा? अस्पताल का नाम है मॉन्टेक्स रिकॉर्ड। और भारत की 3 आर्द्र भूमियां थी, एक का इलाज हो गया है, 2 अभी भी भर्ती है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। एक किसी सज्जन ने इसका आंसर भी दिया था, वो सही आंसर दिया था, मतलब वो ध्यान से पढ़ रहा है सज्जन। अब हम इसको ले चलते हैं, मुजालदा जी पीपीटी 13 लगाइए। हमने इसका जिक्र कहाँ किया है? पीपीटी 13 लगाइए। पीपीटी 13 तो उसको आगे कीजिए मुजालदा जी, थोड़ा और नीचे ले जाइए और ले जाइए और ऊपर कर दीजिए। हाँ बस बस। देखिए मॉन्टेक्स रिकॉर्ड, ये आपके सामने स्क्रीन पे है मॉन्टेक्स रिकॉर्ड। मैंने लिखा है आर्द्र भूमि का आईसीयू, क्योंकि जो भी हमने आर्द्र भूमि पढ़ी है, जितना भी हमने आर्द्र भूमि से संबंधित चीजें पढ़ी हैं, वो सारा यहाँ अप्लाई हो जाता है। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड तो मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि मॉन्टेक्स रिकॉर्ड का जिक्र हुआ है और उसमें मैंने 3 आर्द्र भूमियों के नाम भी लिखे हैं और नीचे लिखा है कि अब एक आर्द्र भूमि इलाज हो गया है। तो इसका कारण क्या है? आर्द्र भूमि मतलब जो मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में इसलिए रखते हैं क्योंकि हमने मानव ने इतना हस्तक्षेप कर दिया है कि उनकी प्राकृतिक विरासत को ही समाप्त कर दिया, इसलिए इसका आंसर ए होगा। और पीपीटी 13 में आप इसका आंसर देख सकते हैं और पूरे वेटलैंड को अगर अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर अपने आप निकलेगा। ठीक है, अगला हम ये हमने अब आइए मुजालदा जी क्वेश्चंस पे। देखिए विद्यार्थियों से मैं स्पष्ट ये कहना चाहूंगा कि जिन्होंने भी अपना लक्ष्य यूपीएससी रखा है तो उनको काम बस इतना करना है कि रिवाइज करते रहना है चीजों को, चीज एक दूसरे से को रिलेटेड है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यहाँ पर इस मंच पर जो अजय खड़े सर ने जो मुहिम शुरू की है वो उन बच्चों के लिए शुरू की है जो संसाधन विहीन है, उन बच्चों के लिए शुरू की है जिनको सही मटेरियल नहीं मिल पाता या सही गाइडेंस नहीं मिल पाता। आज इस मुहिम से एक नए सर जुड़ने वाले हैं, उनका नाम है योगेश जाटवा जी, और अभी 5 मिनट बाद मैं आपका उनसे इंट्रोडक्शन कराऊंगा। और सर जो हैं योगेश जाटवा सर जो हैं वाणिज्य कर विभाग में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर पदस्थ हैं और सर जो आपको पढ़ाएंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इसे मतलब सिलेबस में जो रखा है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था,
को पढ़ाएंगे और अगले संडे से आप उनके लेक्चर सुनेंगे साथ में। इकोलॉजी का तो लेक्चर चलेगा ही, साथ में वो लेक्चर भी चलेगा। थोड़ी देर में हम आपकी उनसे मुलाकात करवाएंगे। चलिए, अब हम लेते हैं अभ्यास के रूप में प्रश्न। इसका मैं उत्तर नहीं बताऊंगा, इसका उत्तर आपको ही देना है और आपको मतलब व्हाट्सएप करना है उत्तर, अभी नहीं बाद में कर दीजिए। पहला है प्रश्न है आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम 2017 के अनुसार पहला, चावल के खेत को आर्द्र भूमि की परिभाषा के तहत रखा गया है। मुजालदा जी पीपीटी 23 लगाइए। हाँ, ये आ रहा है अभ्यास प्रश्न। हाँ, बढ़िया बढ़िया। इसमें है आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम 2017 के अनुसार। अभी हमने पढ़ा था WCMR 2017। मैंने कुछ बातें हिंट की थी कि किन किन को आर्द्र भूमि की परिभाषा से बाहर किया गया है। तो अपन ऑप्शन पढ़ते हैं। चावल के खेत को आर्द्र भूमि की परिभाषा के तहत रखा गया है, क्या यह बात सत्य है? दूसरा, आर्द्र भूमि के प्रबंधन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित सरकारों को दी गई है। पूछा गया है कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, और डी दोनों में से कोई नहीं। ये आपको स्वयं करना है, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, पर हालांकि बहुत से बच्चे इसका आंसर बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, थोड़ी सी स्लाइड को ऊपर कीजिए मुजाल्ला जी। बस, भारत की कौन सी आर्द्र भूमि रामसर सूची में शामिल नहीं है? अभी हमने पढ़ी थी कि इंटरनेशनल आर्द्र भूमियों के बारे में, वेटलैंड्स के बारे में जिक्र किया गया था। तो मैं ऑप्शन पढ़ देता हूं, आपको आंसर आपको देना है। ए डीडवाना झील, बी रोपण झील, सी लोकटक झील, डी वुलर झील। आप उम्मीद है इसको कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, मई 2020 में उत्तर प्रदेश में कितनी नई आर्द्र भूमि जोड़ी गई? इसको भी हमने बहुत अच्छे से समझा है। ऑप्शन में बोल देता हूं। ए 5, बी 6, सी 3, डी 1। कुछ लोगों ने इसका आंसर दिया है, परंतु मैं उम्मीद है कि सब लोग इसका आंसर दें। अगर इन तीन जो क्वेश्चंस हैं, अगर ये तीनों क्वेश्चंस आप पर बन रहे हैं, तो ये मान के चलिए आपने लेक्चर को अच्छे से सुना है, समझा है। यदि आप ये तीन नहीं कर पा रहे, तो आपको पुनः इस लेक्चर को रिवाइज करने की आवश्यकता है। मुजालदा जी स्क्रीन पर लाइए, मुझे पीपीटी हटाइए। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। और मेरी जो रणनीति है वो ये है कि विद्यार्थियों को वही चीज पढ़ाई जाए जो उनके काम की है। पढ़ने को तो बहुत कुछ है, कई किताबें हैं, अपन पढ़ सकते हैं, परंतु स्ट्रेटजी ऐसी बनाई जाए कि जो IRS साहब की ये प्रयास है उसका प्रतिफल रिजल्ट मिले और यहाँ से कई लड़के सिलेक्ट, MPPSC में हूँ, UPSC में हूँ। और अगर स्टूडेंट जैसा हम कर रहे हैं, हमने इसको ऐसा डिजाइन किया गया है लेक्चर को, यदि वो करते हैं तो उनको फायदा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब मुजाल्ला जी एक सर से परिचय कराना है। योगेश जाटवा जी, शायद वो जाटवा सरनेम के नाम से
जो भी मतलब यहाँ पे जुड़े हुए हैं उनको माइक खोलिए, आप उनका माइक। मेरे ख्याल से रियांशी जाटवा जी जी। मैडम जुड़ी हैं, उनका माइक खोलें आप। और जी जाटवा सर, सर। जाटवा सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर, मैं योगेश भैया की सिस्टर हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत जी। बढ़िया। सर हैं क्या उपस्थित? अभी तो उनको कॉल करना पड़ेगा, मैं उनके बड़े पापा की लड़की हूँ। अच्छा 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 अच्छा। जी सर। चलिए, मतलब अभी वो उपलब्ध सर नहीं है। सर हाँ, तो ठीक है मैडम, आप मैं उनसे बात कर लूंगा सर से। मुजालदा जी अभी जी शायद सर। उपस्थित नहीं हो पाए हैं। मेरे पास व्हाट्सएप आया था कि सर मैं उपस्थित हूँ, पर हो सकता है कि वो अगली बार से उनका लेक्चर होगा, ये निश्चित मान के चलिए, और वो उपस्थित रहेंगे अगली बार से। अब किसी विद्यार्थी का यदि कोई क्वेश्चंस हो तो कर सकते हैं क्वेश्चंस। मुजालदा जी, कोई स्टूडेंट यदि क्वेश्चन करना चाहे तो स्वागत है। कोई किसी को कुछ डाउट है तो आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। चलिए, मुझे लगता है कि डाउट किसी को दूर कोई हो। डाउट है क्या सर? हाँ मुजालदा जी, हाँ सर, एंड करते हैं चलिए कि शायद मुझे किसी। मुझे लगता है कि शायद क्लियर जी हैं सब लोग। जी और जी। क्या सर उपस्थित हैं? सर आदरणीय अ, खड़े सर उपस्थित हैं क्या? आज आज खड़े सर उपस्थित नहीं है। आज अच्छा किसी अच्छा, कारणवश कहीं बाहर हैं वो। और चलिए सभी साथी जो इस लेक्चर को अच्छे से सुने हैं वो वापस वो रिवीजन कर ले। यह लेक्चर आपको यूट्यूब पर तेजस्विनी फाउंडेशन के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर भी उपलब्ध हो जाएगा। साथ के नाम से एक पेज है, उस पेज पर भी आपको यह लेक्चर मिलेगा। तो आप इसको एक दो बार और देखेंगे तो आपको पूरी चीजें कंठस्थ हो जाएगी और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। सभी स्टूडेंट उपस्थित हुए उनका धन्यवाद। और खड़े साहब आज उपस्थित नहीं है, वह अगले लेक्चर में उपस्थित होंगे। साथ ही साथ हमारे योगेश जाटवा। नए सर योगेश जाटवा सर भी उपस्थित होंगे अगले लेक्चर में। और आज का लेक्चर हरीश मौर्य सर द्वारा बहुत ही शानदार और अच्छा दिया गया है। आपको भी धन्यवाद सर। धन्यवाद मुजालदा जी, और सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद, उन्होंने सुना इतने धैर्य के साथ। और बंद कर सकते हैं क्या अब मुजालदा जी? जी जी। जी ओके सर। मुजालदा जी, बंद कर ओके, दीजिए। एंड करते ओके, और अगला लेक्चर संडे को होगा, और उसमें मुजालदा जी द्वारा बता दिया जाएगा कौन से टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, और समय आने पर बताएंगे मुजालदा जी। हैं। धन्यवाद आप जी, थैंक यू। सबको।